सुप्रभात बच्चों, मैं अमरजीत कौर एएम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं स्पर्श से पर्वत प्रदेश में पावस सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम कवि परिचय देखेंगे। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। प्रस्तुत कविता पर्वत प्रदेश में पावस में ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों निखरने की अनुभूति देती है। यही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए ऐसी अनुभूति होती है मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हो। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुंचे हैं जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। प्रकृति साक्षात हमारे सामने दिखाई देने लगती है। आइए कुछ पंक्तियों का अध्ययन करते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत ने पहाड़ों पर पर्वतों पर होने वाली वर्षा ऋतु की चर्चा की है कि कभी कभी एकदम अचानक बारिश होने लगती है और कभी धूप खिल जाती है। जो प्रकृति है वह पल पल रूप में अपना परिवर्तन कर रही है। उसकी हर रूप आपको दिखाई देगा। देखते हैं। इस कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने पर्वतीय इलाके में वर्षा ऋतु के सजीव चित्रण किया है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु होने से प्रकृति में पल पल बदलाव हो रहे हैं। कभी बादल छा जाने से मूसलाधार बारिश हो रही है तो कभी धूप निकल जाती है। ऐसा लगता है कि कभी तो बादल छा गए, खूब बारिश होगी, लेकिन अगले ही पल फिर धूप निकल आती है। अगली पंक्तियों में हम देखते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। यहाँ पर कवि ने पर्वतों की श्रृंखला का वर्णन करते हुए कहा है कि पर्वतों की श्रृंखला मंडप का आकार लिए अपने पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़े नीचे देख रहा है। कवि को ऐसा लग रहा है मानो तालाब पर्वत के चरणों में पला हुआ है, जो कि दर्पण जैसा विशाल दिख रहा है। पर्वतों में उगे फूल कवि को पर्वत के नेत्र जैसे लग रहे हैं, जिनसे पर्वत दर्पण समान तालाब में अपनी विशालता और सौंदर्य को अवलोकन कर रहा है, बार बार अवलोक कर रहा है, देख रहा है। यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं कि जो पर्वत है वो फूलों से ढका हुआ है, जो फूल है वो उसके नेत्र हैं, और स्वाभाविक रूप से ये यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है कि जिस प्रकार जब हम तैयार होते हैं तो अपने सौंदर्य को निखारते हैं, देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, वैसे ही ठीक पर्वत भी अपने सौंदर्य को निखारने के लिए नीचे जो तालाब है उसे दर्पण के समान बताया गया है, वो तालाब में अपने सौंदर्य को निहार रहा है। अगली पंक्तियों में हम देखते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। बहुत ही सुंदर और मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं झरने पर्वत के गौरव का गुणगान करते हैं। वे
झरझर बहते हुए गौरव का गुणगान कर रहे हैं। इन झरनों की करतल ध्वनि कवि के नस नस में उत्साह का संचार कर रही है। पर्वतों पर बहने वाले झाग भरे झरने कवि को मोतियों की लड़ियों के समान लग रहे हैं, जिससे पर्वत की सुंदरता में और अधिक निखार आ गया है। यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया है कि जो झरने हैं वो ऊपर पर्वत से बहकर पर्वत का बखान कर रहे हैं, पर्वत के सौंदर्य का बखान कर रहे हैं। और जो कलकल की ध्वनि है वो हम सभी के मानव मात्र में मद मद नस नस में मद मद एक उत्साह भर रहा है। और बहने वाली जो झरने की लड़ियां हैं वो मोतियों के समान बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। इस दृश्य को देखकर ऐसे ही मन ललायित हो उठता है। गिरिवर के ओर से उठ उठकर, गिरिवर के ओर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरोवर हे झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। यहाँ पर कवि ने बड़े बड़े विशाल वृक्षों का वर्णन करते हुए कहा है, पर्वत में खड़े अनेक वृक्ष कवि को ऐसे लग रहे हैं मानो वे पर्वत के हृदय से उठकर ऊंची आकांक्षाएं लिए अपलक और स्थिर होकर शांत आकाश को देख रहे हैं तथा थोड़े चिंतित मालूम हो रहे हैं। यहाँ पर कवि यह बताना चाह रहा है कि जैसे मनुष्य उच्च आकांक्षाओं से भर जाता है, वह उपलब्धि पाना चाहता है, लेकिन उसके मन में थोड़ी चिंता होती है। तो यहाँ कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है कि जिस प्रकार मानव के हृदय में भी चिंता होती है जब वो उच्च आकांक्षाएं लेकर जीता है, तो ठीक इसी प्रकार पर्वत पर लगने वाले वृक्ष भी ऊंची आकांक्षाओं से भरे हुए हैं और आकाश की ओर देख रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रव शेष रहे निर्झर, हे टूट पड़ा भूपर अंबर। यहाँ धस गए धरा में संभेश साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यहाँ पर कवि ने प्रकृति का अनोखा वर्णन किया है। वे बता रहे हैं कि प्रकृति में पल पल में परिवर्तन हो रहे हैं। तो देखिए क्या परिवर्तन कवि ने बताया है। पल पल बदलते इस मौसम में अचानक बादलों के आकाश में छाने से कवि को लगता है कि पर्वत जैसे गायब हो गए। ऐसा लग रहा है मानो आकाश धरती पर टूटकर आ गिरा हो, केवल झरनों का शोर ही सुनाई दे रहा है। तेज बारिश के कारण धुंध सा उठता दिखाई दे रहा है, सभी जगह धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो तालाब में आग लग गई हो। मौसम के ऐसे रौद्र रूप को देखकर शाल के जो वृक्ष हैं वह भी डरकर धरती के अंदर समा गए हैं। इंद्र भी अपनी बादल रूपी विमान में सवार होकर इधर उधर अपना खेल दिखाते हुए घूम रहा है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कवि ने कि बार बार मौसम परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण जब बादल धरती पर, ऐसा लग रहा है कि बादल धरती पर ही गिर गए हैं और केवल झरनों के झरझर की आवाज़ सुनाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है, किसी ने तालाब में ही आग लगा दी है, क्योंकि मात्र धुआं दिखाई दे रहा है। हमने देखा है कि जब तेज बारिश होती है तो सभी जगह पर धुआं दिखाई देने लगता है। अब यहाँ पर इंद्र को इंद्रजाल जादू दिखाते हुए बताया है कि इंद्र भगवान क्या कर रहे हैं। वो अपने बादल रूपी यान पर बैठे हैं और जगह जगह कहीं बारिश कर रहे हैं, कहीं रिमझिम बारिश है, कहीं तेज बारिश है, कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आग लग गई हो। और जो शाल के वृक्ष है वो डर कर धरती के अंदर समा गए हैं, क्योंकि धुएं के कारण वह वृक्ष अब अदृश्य हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस पाठ में कवि ने प्रकृति का बड़ा ही मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया है कि जब पर्वत प्रदेश में पावस वर्षा ऋतु होती है तब कैसा दृश्य दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है मानो कि पूरा वर्षा ऋतु हमारे सामने ही उपस्थित हो गई है। उम्मीद है यह चैप्टर आपको समझ में
आया होगा। धन्यवाद।